एक अरबपति एक कन्वीनियंस स्टोर में घुसा तो देखा कि उसका बॉयफ्रेंड और एक दूसरी औरत मजे कर रहे हैं। उनकी हरकतें बहुत करीबी थीं। दोनों स्तब्ध रह गए, लेकिन औरत बस शांति से मुस्कुराई। पास खड़े जिनची ने जल्दी से आगे बढ़कर समझाया कि उसने जो देखा वो ऐसा नहीं था, इसीलिए गलतफहमी हुई थी। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मामला गड़बड़ देखकर जिंग शिंग भी आगे आई और बताया कि उसे एक शानदार एम्प्लॉई के तौर पर चुना गया है और उसने स्टोर मैनेजर से उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए कहा, जो उसने मजाक में किया था। जिन ची ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर बुलाने का ऑफर दिया, लेकिन यानझू ने फिर जिंग शिंग को भी अपने साथ आने के लिए बुलाया। जिन ची ने जल्दी से मना कर दिया, कहते हुए कि उसे अंदर कुछ काम है और बाकी सब बाहर होंगे, जिससे स्टोर अकेला रह जाएगा। लेकिन इत्तेफाक से कुछ लोग वहां से गुजरे और उन्हें अपनी ओर बुरी नीयत से देखते हुए देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गया। वे एक हाई एंड होटल में पहुंचे, जहां जिंग शिंग बहुत उत्सुक लग रहा था, घबराकर इधर उधर देख रहा था। अंदर आने पर लॉबी मैनेजर जोश में उनके पास आया और उन्हें कपल्स टेबल ऑफर की। फिर यानझू ने कहा, चलो आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। तीनों मैनेजरों ने जिंग शिंग के कपड़ों पर नजर डाली और नफरत से मुस्कुराए। वे रेस्टोरेंट पहुंचे और यानझू ने प्यार से हमला शुरू किया। जिंग शिंग से कहा कि वो जो पसंद करे वही ऑर्डर करे। लेकिन जिंग शिंग, जो मिडिल स्कूल ग्रेजुएट थी, मेन्यू समझ नहीं पाई और बस घबराकर इधर उधर देखने लगी। दूसरी ओर यानझू खुशी से मुस्कुराई। तभी जिंग शिंग ने मेन्यू बंद कर दिया, कहते हुए कि वो पहले कभी इतनी हाई क्लास जगह पर नहीं गई थी और वे जो चाहे खा सकती है, वो नखरे वाली नहीं है। लेकिन यानझू उसे छोड़ने वाली नहीं थी और उसने पूछा कि उसे किस तरह की रेड वाइन चाहिए। फिर जिनची ने उनकी 2 साल की डेट की यादगार वाइन ऑर्डर की, लेकिन यानझू ने फिर से परेशानी खड़ी कर दी। उसने अपने पिता की वहां पी गई सबसे महंगी वाइन ऑर्डर कर दी। ये सुनकर यानझू खाने की तैयारी के लिए दौड़ी। यानझू ने जिंगशिंग को बधाई देने के लिए अपना गिलास उठाया, लेकिन जिंगशिंग को वाइन का गिलास ठीक से पकड़ना भी नहीं आता था। जिंगशिंग की शर्मिंदगी देखकर यानझू को लगा कि वो सही जगह आ गई है। बाकी सबने एक एक घूंट पिया, लेकिन उसने सिर्फ एक एक घूंट पिया। उन दोनों को इतना करीब देखकर जिंगशिंग के रोंगटे खड़े हो गए। तभी जिंगशिंग, जो चुप रहना चाहती थी, उसने अपने लिए कुछ वाइन खरीदी। लेकिन यानझू ने बोतल छीन ली और उसके लिए डाली, फिर खुद ही पूरी पी गई और जिंगशिंग से कहा कि वो उसके लिए और डाले, जैसे जिंगशिंग पर अपना दबदबा दिखा रही हो। जिंगशिंग उदास होकर बस खा सकती थी। यानझू ने एक और हमला किया, कहा तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और कोई और गलत विचार नहीं रखना चाहिए। फिर दोनों एक मौत के जाल में फंस गए। जिनशी उसे हैरान होकर घूर रहा था, खा रहा था, तभी उसके सिर के ऊपर काले बादल छा गए। जूके ने अचानक अपनी गलती मान ली और कहा, लगता है मैंने तुम्हें बार में गलत समझ लिया। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसे उम्मीद थी कि जिंगशिंग समझ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ मुंह फेरने का नाटक कर सकती थी। खाना खत्म करने के बाद दोनों हाथ में हाथ डाले होटल से बाहर निकले और जिंगशिंग जलन से उनके पीछे पीछे चल रही थी। इसी समय जिनशी को सुविधा स्टोर से एक कॉल आया। बेचारे लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड फोन कॉल उठाने के लिए पसंद नहीं करती थी। औरत ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे धीरे बोलने के लिए कहा, लेकिन उस आदमी ने उसे अनसुना कर दिया और जोर से बोलता रहा। औरत सिर्फ ये दिखावा करते हुए चली गई कि वो उसे नहीं जानती। फोन कॉल खत्म करने के बाद जिंगशी को एहसास हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड परेशान है और वो जल्दी से माफी मांगने गया। हालांकि वो गुस्से में थी और उसकी माफी नहीं मानी। उसने उससे कहा कि वो अपने काम से काम रखे और उसके शर्मीलेपन की चिंता न करे। जिंगशी ने तुरंत उसे घर ले जाने का ऑफर दिया, लेकिन मना कर दिया गया। उसके बॉस यानझू ने उसे घर ले जाने का ऑफर दिया और यानझू तुरंत मान गया। जिंगशी बेबस होकर देख रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड को एक आदमी ले जा रहा है, जबकि जिंगशिंग बहुत खुश था। जिंगशिंग के पास जिंगशी के साथ घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब जिंगशिंग ने टैक्सी लेने का सुझाव दिया तो उसने मना कर दिया। जिंगशी ने जल्दी से बस का शेड्यूल देखा। उनके स्टॉप तक सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। दोनों बस स्टॉप की ओर दौड़े और घर जाने वाली बस में बैठ गए। जिंगशिंग ने जिंगशी को चेतावनी दी कि वो यानझू के साथ दोबारा फ्लर्ट न करे। घर वापस आकर जिंगशी बेसब्री से अपनी गर्लफ्रेंड के टेक्स्ट मैसेज का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जो कुछ भी हुआ था उसे सोचकर उसे बुरा लगा और उसने खुद को दोषी माना। वो उस रात यानझू से माफी मांगने उसके दरवाजे पर गया तो देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे आदमी की पीठ पर है और लगातार उससे उसे घुमाने के लिए कह रही है। जिंगशी जानता था कि दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के बेशर्म व्यवहार ने उसे बहुत दुखी किया। इससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात का आया कि वो आदमी यानज़ूके को विदा करने के बाद गया नहीं, बल्कि अंदर चला गया। वे 3 साल से डेटिंग कर रहे थे और वो कभी उसके घर में आया भी नहीं था। उस पल जिंगशी को लगा कि ये एक मजाक है और वो निराश होकर चला गया। इस बीच जिंगशिंग अपना सामान पैक कर रहा था। उसे आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। गुंडे धीरे धीरे जिंगशी के पीछे से आए और जिंगशी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये हालत देखकर गुंडे डर के मारे भाग गए।
जिंगशी वहां से गुजर रहा था और उसने उनकी बातें सुन ली। ये बहुत जानी पहचानी लग रही थी और जिंगशी के पहले के गुंडों को याद करके उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो वापस हॉस्पिटल गया तो उसे जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। जिंगशी उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। अच्छी तरह से जांच करने के बाद उसका सिर ठीक था, सिर्फ उसका अपेंडिक्स फटा हुआ था। जिंगशी समझ नहीं पा रहा था कि मिंगमिंग की चोट सिर की चोट क्यों थी, अपेंडिक्स फटा हुआ क्यों नहीं। हालत का पता चलने पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे देखने के लिए दौड़ी। वे सभी बहुत परेशान थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि गौरेला ठीक है तो वे शिकायत करने लगे कि उसने उन्हें क्यों नहीं बताया। इस बीच जिंगशी, जो अभी भी कोशिश करना चाहता था, काम के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को लेने कंपनी गया ताकि गलतफहमी दूर की जा सके, लेकिन उसे बेरहमी से मना कर दिया गया। फिर वो मुड़ी और एक अमीर आदमी की कार में बैठकर चली गई। जिंगशी वहीं ज़ैरान खड़ा रहा। उसने अपनी पुरानी कलीग को काम से जाते देखा, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, बल्कि एक तरफ छिप गया। हालांकि उसने योंजू को कुछ गलत बात करते हुए सुना, इसीलिए वो शराब पीकर खुद को सुन्न करने के लिए एक बार में चला गया। इस बीच योंजू मिस्टर ली के साथ यॉट पर बहुत अच्छा समय गुजार रहा था। अगले ही पल योंजू को उसने अपनी बाहों में खींच लिया, कहते हुए कि ये आखिरी बार है जब वो उसे एक दोस्त के तौर पर एहसान चुकाएगा, और वो अब काफी खुश है। वो घोड़े पर सवार था, कई नए कर्ल किए हुए थे और उसके बाल बिल्कुल नए थे। वो खेल रहा था। जिंगशी शिनशिंग को नौकरी से निकालने के लिए उसके वार्ड में आया, लेकिन शिनशिंग का उम्मीद भरा चेहरा देखकर वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका और जो शब्द वो कहने वाला था उन्हें वापस निगल लिया। एक गरीब लड़का और एक अमीर लड़की डेटिंग कर रहे थे, तभी एक चायबॉल की पत्नी ने उन्हें देखा। उसने तुरंत अपने आदमियों को लड़के का बैकग्राउंड पता करने का ऑर्डर दिया और पता चला कि वो उसकी कंपनी का फ्रेंचाइजी है। रिश्ता खत्म करने का पक्का इरादा करते हुए उसने जल्दी से अपने ड्राइवर को वहां ले जाने का ऑर्डर दिया। लड़का, जो मिलनसार नहीं लग रहा था, एक सुविधा स्टोर पर गया। आसपास देखा, लेकिन उसे वो आदमी नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने घमंड से बहुत सारा सामान खरीदा और जिनशी से डिलीवरी करवाने पर जोर दिया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड योंजू घर लौट आई। दोनों औरतें मिली। अपनी बेटी को वापस देखकर माँ ने उस आदमी को बेइज्जत करते हुए टिप दी। जिनशी ने जल्दी से सिर हिलाकर मना कर दिया, लेकिन चायबॉल की पत्नी ने कहा, अगर तुम नहीं मानोगे तो मेरी इज्जत चली जाएगी। इसे देखकर गर्लफ्रेंड लाचार हो गई और अजीब तरह से पैसे लेकर जाने लगी। उसके जाने के बाद माँ ने नौकरानी को सोना और पत्थर लाने और सब कुछ बिना किसी निशान के फेंकने का ऑर्डर दिया। तभी योंजू को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और उसने जल्दी से उसे फोन किया और कहा कि उसकी माँ ने जो कहा है उस पर ध्यान न दे। लेकिन जिनशी को पहले ही सच्चाई पता चल चुकी थी और उसने कहा कि वो ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी आंसू बह रहे थे। फिर उसने बहाना बनाकर फोन काट दिया। वो ओवरपास पर चली गई, जिंदगी का दुख मनाती हुई। एक आदमी की इज्जत टूट गई थी। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की मां की बेइज्जती से दुख नहीं हुआ, बल्कि इस बात से दुख हुआ कि 3 साल की डेटिंग के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे नीची नजर से देखती थी। इस बीच योंजू पागलों की तरह जिनशी को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कॉल नहीं लगी। वो बस उसे ढूंढने के लिए कन्वीनियंस स्टोर जा सकती थी, लेकिन क्लर्क ने उसे बताया कि वो वहां नहीं है। शिनशिंग घायल हो गया है और शायद हॉस्पिटल में है। पता जानकर योंजू हॉस्पिटल भागी, लेकिन वहां सिर्फ जिंगशिंग था। वो धीरे से अंदर गई और कहा कि वो उसे ढूंढने आई है। जिनशी और मैं 3 साल से डेटिंग कर रहे हैं और कभी झगड़ा नहीं हुआ। तुम्हारे आने की वजह से ही चीजें ऐसी हो गई हैं। ये सुनकर जिंगशिंग को बहुत बुरा लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गलतफहमी उसी की वजह से हुई थी। इसलिए जिंगशिंग ने अपनी कन्वीनियंस स्टोर की नौकरी छोड़ दी, कहते हुए कि वो बहुत समय से नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि जिंगशिंग उसे एक बुरा बच्चा समझेगा। वो जिंगशिंग की गलतफहमी दूर करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन ये सब जिंगशिंग के बुरे बर्ताव की वजह से था। जिंगशिंग किसी की नहीं सुनता था। हालांकि जिंगशिंग, जो अभी अभी हॉस्पिटल से घर लौटी थी, उसने देखा कि कुछ लोग उसका सामान पैक कर रहे हैं। पता चला कि उसके सब लैंडलॉर्ड ने उसे धोखा दिया था। उसने 1 साल का लीज साइन किया था, लेकिन सब लैंडलॉर्ड के गायब होने की वजह से उसे जाना पड़ा। वो अपनी बहन को सोना ले गई और उस रात उसकी बहन ने प्यार से उससे कहा कि वो एक खुशहाल जिंदगी जिएगी। उसकी बहन के दिलासे से उसका मूड अच्छा हो गया, लेकिन अगले दिन उसे पता चला कि उसकी बहन ने उसकी सारी सेविंग्स ले ली हैं। नौकरी जाने के बाद जिंगशिंग अब खुद पर काबू नहीं रख सकी और जमीन पर गिर पड़ी। इतनी बुरी जिंदगी का सामना करते हुए वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पहले म्यूजिकल परफॉर्मेंस में बुला सकती थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अभी आधे घंटे पहले ही उसे अपने बॉस का इनविटेशन मिला था, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड का इनविटेशन भी मना नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो बिना मन के मान गई। घर वापस आकर जिंगशी ने खुशी खुशी अपने कपड़े तैयार किए, जबकि यांजू भी अपने बॉस का इनविटेशन मना करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके बॉस ने काम की ज़रूरतों की वजह से आने पर जोर दिया। मना न कर पाने की वजह से यांजू सिर्फ जिंगशी को फ़ोन कर सकी, बताते हुए कि उसकी एक ज़रूरी क्लाइंट मीटिंग है और वो उसके साथ नहीं आ सकती।
निराश होने के बावजूद जिंगशी ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिलासा दिया और कहा कि ठीक है, काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस शाम जिंगशी परफॉर्मेंस की जगह निराश होकर बैठा था। उसके बगल वाली खाली सीटें बहुत साफ दिख रही थीं और उसे नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड का काम दूसरे आदमियों के साथ परफॉर्मेंस देखना था। परफॉर्मेंस के बाद जिंगशी ने सोचा कि उनकी 1000 दिन की सालगिरह ऐसी कैसे हो गई और उसे बहुत निराशा हुई। हालांकि जिंगशी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसे लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड को प्रीमियर मिस करने का अफसोस होगा, इसीलिए उसने ज्यादा कीमत पर एक नया कॉन्सर्ट टिकट खरीदा। उसने तुरंत इसे यांझू के साथ शेयर किया और उसे उस शाम म्यूजिकल में इनवाइट किया। इस बार यांझू ने उसका इनविटेशन मना नहीं किया। वे उस शाम प्लान के मुताबिक पहुंचे। क्योंकि उनकी सीटें बहुत पीछे थीं, जिंगशी को बुरा लगा, जानते हुए कि ये उसकी पसंदीदा शो था। यांझू ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो उसे लाने के लिए पहले से ही बहुत शुक्रगुजार है। जिंगशी बहुत खुश हुआ और उसने अगली बार बेहतर सीटें ढूंढने का वादा किया। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने यांझू के चेहरे पर उदासी देखी। उसे नहीं पता था कि वो पहले ही किसी और आदमी के साथ शो देख चुकी है। परफॉर्मेंस के बाद जिंगशी यांझू को खुश करना चाहता था। उसने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया, डायरेक्टर के साथ एक फोटो खिंचवाने का मौका। यांझू ने डायरेक्टर का नाम लिया, जिससे जिंगशी को लगा कि वो उसकी फैन है। उसे पता नहीं था कि वे पहले से एक दूसरे को जानते हैं। यांझू ने तुरंत मना कर दिया। उसने फोटो लेने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को खींचा, लेकिन यांझू ने अपना सिर नीचे रखा, डायरेक्टर से नजरें मिलाने से बचती रही। उसने पहचाने जाने के डर से अपना आधा चेहरा ढकने के लिए एक सहारे का इस्तेमाल किया। उसकी हरकतें उसके पास से गुजर रहे बॉस ने देख लीं। फोटोशूट के बाद जिंगशी वहां डेट पर जाना चाहता था, लेकिन यांझू ने तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। जिंगशी उसे मना करना चाहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड पहले ही कार में थी। वो बस उसे जाते हुए देख सकती थी, अजीब महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि क्या उसने कुछ गलत किया है जिससे वे और दूर हो रहे हैं। कार में यांझू ने सोच समझकर उनकी एक साथ वाली फोटो देखी। उसे अपनी माँ की बातें, नी येंजी के रिश्ते को तय करने में आने वाली मुश्किलें और अपने बॉस की सलाह याद आ रही थी। वो रिश्ते से थक गई थी और सोच रही थी कि ये कब तक चलेगा। वो सीधे उस जगह गया जहां उन्होंने साथ में शराब पी थी। शराब से अपने भारी दिल को सुन करने की कोशिश कर रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे दिलासा दिया, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने उसे सिर्फ इसलिए दिलासा दिया था क्योंकि वो उसे वापस वहीं ले जाना चाहता था जहां वो थी। वे वहीं खड़े रहे, उनकी आंखें मिली, हवा में एक उलझन भरा माहौल था। इस बीच जिंगशी अभी भी यांझू के सुरक्षित घर पहुंचने को लेकर परेशान था। उसने पूछने के लिए कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगी। उसे नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही किसी और की बाहों में है, जबकि जिंगशी ने भोलेपन से सोचा कि वो सो रही है। ये निश्चित रूप से सबसे बेचारी लड़की है जिसे मैंने कभी एक कमरा किराए पर लेते और एक सब लैंडलॉर्ड द्वारा ठगे जाते देखा है। अपनी छोटी बहन का पेट पालने के लिए, जो अभी भी स्कूल में थी, वो हर दिन 2 काम करती थी, दिन में खाना पहुंचाना और रात में हैंगओवर की दवाएं बेचना। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी बहन यिंजू ने उसे कोई सपोर्ट नहीं किया। वो उसका मजाक उड़ाती थी और कहती थी कि वो इस टूटी फूटी जगह पर सोती है और उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसने मदद नहीं मांगी। दोनों में बहुत बहस हुई। गलत समझे जाने पर यिंजू बाहर चली गई और स्वर्ग में अपने पिता के बारे में सोचने लगी। उसने हार नहीं मानी। एक दिन खाना डिलीवर करते समय एक एक्सीडेंट हो गया। एक चौराहे पर अचानक एक कार आ गई और वो उससे बच नहीं सकी, जिससे वो गिर गई। अपनी डिलीवरी में देरी से बचने के लिए उसने दर्द सहा और गिरे हुए खाने को ढकने के लिए एक तरफ लड़खड़ा गई और साफ तौर पर परेशानी में रोने लगी। कंपनी में वापस आकर उसके बॉस ने उसे और डांटा, क्या तुम मेरे घर पर रुकने की हिम्मत नहीं कर रही? तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें वापस आना चाहिए। ये जानते हुए भी कि उसे बुरा भला कहा जा रहा है और वो दर्द में है, उसने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। उसके साथ काम करने वालों ने उसे दिलासा दिया, उसे आगे देखने के लिए कहा, ये समझाते हुए कि बॉस का 800 ऑर्डर का टारगेट कभी किसी ने पूरा नहीं किया था। सिंगशिंग को भोलेपन में लगता था कि अगर वो मेहनत करेगी तो वो अपनी बहन की पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे बचा सकती है। उस रात वो पार्क के गेट पर अकेली बैठी थी, अपनी बाह पर चोट के निशान देख रही थी और उसे जिंगची की उसके घावों की प्यार भरी देखभाल की याद आ गई। हालांकि वो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी। किराया नहीं दे पाने के कारण वे एक सौना में रुके। अपनी बहन की घायल बाह देखकर छोटी बहन ने धीरे से उसके घावों पर हाथ फेरा, शुक्रिया अदा किया और कहा कि चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हों, उसकी बहन ने कभी उसे दोष नहीं दिया। छोटी बहन ने सिंगशिंग से ये भी वादा किया कि वो भविष्य में उसके लिए एक आरामदायक जिंदगी सुनिश्चित करेगी। अपनी बहन को आखिरकार बड़ा होता देखकर सिंगशिंग खुशी से झूम उठी। सिंगशिंग, जिसका दिल टूट गया था, उसे राहत मिली, लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि उसकी बहन जा चुकी है।
उसने अपनी बहन का लिखा खत लिया तो पाया कि उसके सारे पैसे भी गायब थे। इस अचानक झटके ने उसे बहुत परेशान कर दिया, जिससे वो पूरी तरह टूट गई। वो जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। किस्मत ने उसके साथ जो नाइंसाफी की थी, उस पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। वो बर्नआउट क्यों हुआ और फिर उसकी किस्मत ने साथ दिया? जिंगची की माँ अचानक सौना में पहुंची। उन्होंने जिंगची को जमीन पर गिरा हुआ देखा, बेबस देखा। परेशान होकर उन्होंने पूछा क्या हुआ, लेकिन जिंगची अपने साथ हुई बुरी बातों को याद करके रोने से खुद को रोक नहीं पाया। ये देखकर उसकी चाची ने जिंगची को गले लगाया और उसे दिलासा दिया। उसे खुश करने के लिए उसकी चाची ने सब्र से उसे दिलासा दिया और अपने अनुभव बताए। उसका पति, जिसका उसने पूरी जिंदगी साथ दिया था, उसे अकेले विदेश भेज दिया था। उसकी बेटी हमेशा उससे पैसे ऐंठने की कोशिश करती थी। उसके बेवकूफ़ बेटे ने सबसे महंगे ओपेरा टिकट खरीदे थे। वो चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ जाए, लेकिन गांव की वजह से वे नहीं जा सके। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, ऐसा ही होता है, उन्होंने कहा, जिससे जिंगची हंस पड़ा। ये जानते हुए कि जिंगची के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, उसकी चाची उसे अपने साथ ले गई। उस शाम जिंगची घर लौटा और सोफे पर बैठकर अंगड़ाई लेने लगा। उसने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा है, बहुत अजीब हरकतें कर रहा है, जिससे वो डरकर हिल नहीं पा रहा था। वो आदमी तेजी से जिंगची के पास आया तो जिंगची को थोड़ा यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा कि वो उसके घर में क्यों है। जैसे ही सिंगशिंग समझाने वाली थी, उसकी चाची बाहर आ गईं। उन्होंने जिंगची से कहा कि वो उसे लाई हैं और वो उस रात वहीं सोएगा। लेकिन जिंगची ने जोर दिया कि वो नहीं चाहता कि वो रुके। उसे डर है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे फिर से गलत समझ लेगी। उसने अपनी माँ को धमकी दी कि अगर वो नहीं गई तो उसे ही जाना होगा। जिंगची, जो शुरू में उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, बस उससे कहा कि वो बाहर निकल जाए और वहीं सो जाए।